हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। हम अपने आसपास बहुत से मटेरियल्स देखते हैं। उनमें कुछ मटेरियल्स नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पहले से मौजूद हैं। और मैन मेड जो आदमी ने बनाए हुए हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, इवन छोटी से छोटी चीज़, ये पेंसिल, नोटबुक, ऑल दीज आर मैन मेड मटेरियल्स। ठीक है। लेकिन नेचुरल मटेरियल जो नेचर में पाए जाते हैं, जिन्हें आदमी ने नहीं बनाया, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है। हवा है, पानी है, मिट्टी है, जंगल है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। सो दीज आर, इनको नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में इनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। द मटेरियल्स which are obtained from nature are called natural resources. Okay. अब natural resources जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources। सिर्फ इनका डिफरेंस है, inexhaustible and exhaustible। असमाप्य और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी नेचर में मौजूद है। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, असीमित मात्रा में है और कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम इनको जितना मर्जी यूज़ करें, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे एयर है, हवा है। ठीक है। अब हम हवा का कितना यूज़ करते हैं? सांस लेने के लिए हमें एयर चाहिए, पक्षियों को उड़ने के लिए एयर चाहिए, पवन चक्कियाँ चलाने के लिए एयर चाहिए। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एयर हम यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या एयर किसी दिन ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। वाटर कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। सनलाइट कभी ख़त्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप उसको जितना मर्जी एग्जॉस्ट करो, जितना मर्जी यूज़ करो। तो ऐसे रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो आदमी के द्वारा कभी खत्म नहीं हो सकते, उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल यानी कि असमाप्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिबल। कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, सीमित मात्रा है उनकी, और उनको अगर हम यूज़ करते जाएं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट, जंगलों को हम काटते जाएं, अपने यूज़ के लिए काटते जाएं और नए पौधे लगाना बंद कर दे, तो एक दिन धरती से सारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, जंगल खत्म होंगे तो उनमें रहने वाले जंतु खत्म हो जाएंगे। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। कोल और पेट्रोलियम, कोल की जो खाने हैं कोयले की, उससे हम निकालते जा रहे हैं, वो कम होता जा रहा है और एक दिन खत्म भी हो सकता है और दोबारा नहीं बन सकता। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो दोबारा बनने में इनको कितने ही मिलियन साल लगे हुए हैं। कोल, पेट्रोलियम में तो दोबारा बनना संभव नहीं है, ना ही हम इनको लैब में तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं बन सकते दोबारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। मान लीजिए मेरे पास क्लास में एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, उसमें मैंने बहुत सी खाने की चीज़ें डाली हैं, टॉफ़ियाँ, मिठाइयाँ। ठीक है। पूरा भरा हुआ है। मैंने क्लास के 4 ग्रुप्स बना दिए। फर्स्ट ग्रुप में 3 बच्चे, सेकंड ग्रुप में 4 बच्चे, थर्ड ग्रुप में 5 और फोर्थ ग्रुप में 8 बच्चे। तो मान लीजिए ये ग्रुप्स जो हैं वो हमारी जनरेशन्स हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, जनरेशन्स है मान लीजिए ये।
तो जैसे जैसे जनरेशन्स आगे जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। वैसे भी जो पहले ज़माने में जितनी पॉपुलेशन थी, अब उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन ग्रुप्स को हम मान लेते हैं जनरेशन है। और ये मान लीजिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मैंने इसमें खाने की चीज़ें डाली हैं। अब मैंने फर्स्ट ग्रुप को कहा कि बच्चों को कहा कि यहाँ आओ और अपने खाने के लिए जितना सामान चाहिए ले जाओ। फर्स्ट ग्रुप के बच्चे आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एक चीज़ ही उठाई जितनी उन्हें ज़रूरत थी। उसके बाद सेकंड ग्रुप के बच्चे आए, उन्होंने भी एक एक ही उठाया जितना उनको चाहिए था। अब जो थर्ड ग्रुप के बच्चे आए वो थोड़ा लालची निकले। उन्होंने खूब दोनों हाथ भर के मिठाइयाँ टॉफ़ियाँ निकाल ली, आधी खाई आधी फेंक दी। जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ले लिया उन्होंने थर्ड जनरेशन ने, और पूरे बॉल को खाली कर दिया। अब बची फोर्थ जनरेशन को जब मैंने कहा कि जाओ और आप भी कुछ ले लो, तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन वाले पहले ही ले चुके थे। ठीक है, अब अगर थर्ड जनरेशन वालों ने उतना ही लिया होता जितनी उनको ज़रूरत थी, जैसे फर्स्ट और सेकंड ने किया, एक एक ही लिया होता, तो फोर्थ जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाता, ऑफ कोर्स बच जाता। ठीक है, तो ये हमारी जनरेशन्स हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम भी कहीं ऐसा ना कर दें थर्ड ग्रुप की तरह कि सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं, और लेते लेते हम उसको ख़त्म ना कर दें और हम अपनी अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचा पाएँ। तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना है, अच्छे इंसान बनना है, और उतनी ही चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है, तो ये भी एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। गाड़ियों में डालते हैं ना पेट्रोल। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, व्हीकल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की खपत बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि आपको 1 किलोमीटर भी जाना है, थोड़ी सी दूरी पे भी सब्जी लाने भी जाना है, तो भी गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पेट्रोल वेस्ट हो रहा है ना। आप वो काम पैदल जाके भी तो कर सकते हो। ठीक है, या फिर साइकिल पे भी कर सकते हो। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी बचत करेंगे, तो उन छोटी छोटी बचत से ही हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज संभाल के रख सकते हैं। तो हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचना है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ कीजिए, लेकिन उतना ही जितनी आपको ज़रूरत है, उसे वेस्ट मत कीजिए। तो इन बातों को अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी अपनाएंगे, पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम करने देने के लिए और पास होने के लिए नहीं होती। ठीक है बच्चों, पढ़ाई से, इन बुक्स से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। चलो, अब ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये कहाँ से बने हैं? ये बने हैं जो किसी टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जीवित प्राणी थे, जंतु या फिर पौधे, जब वो मर गए तो उनकी डेड बॉडी से ये बने हैं। ठीक है, तो जो डेड बॉडीज होती है, डेड रिमेन्स होते हैं, उनकी बॉडी को बोलते हैं फॉसिल्स। अब क्योंकि ये कोयला, पेट्रोलियम फॉसिल से बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और हिंदी में कहते हैं जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, फॉसिल मतलब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मरे हुए अवशेष जंतुओं के। और फ्यूल्स मतलब ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन ही है, क्योंकि ये जलकर ऊष्मा प्रकाश देते हैं, गर्माहट देते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि ये डेड रिमेन्स से बने हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब पढ़ते हैं कोयले के बारे में। व्हाट इज कोल? ठीक है, कोल जो है वो एक हार्ड स्टोन की तरह हार्ड होता है, पत्थर की तरह, और काला होता है। कोयला जो आपने देखा है ना, जो हम अंगीठियों में सेकते हैं,
वो एक्चुअल में कोल नहीं है, वो कोक है। कोल से ही कोक बनता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल जो है वो पहले खाना बनाने के लिए यूज़ होता था। रेलवे इंजन्स में, रेलगाड़ियों को चलाने के लिए यूज़ होता था। कोयले को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस करते थे, उस स्टीम से इंजन दौड़ता था उसके प्रेशर से। ठीक है। और पहले कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट्स में होता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। और ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता था एज ए फ्यूल। अब ये कोयला बना कैसा, क्यों हम कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिबल है, क्यों इसके जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है नेचर में। कोयला बना है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले, जब अर्थ पर घने जंगल थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फ्लडिंग, बाढ़ के कारण वो जंगल नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए। अब उनके ऊपर फिर तूफान, बारिश, बाढ़, ये सब नेचुरल प्रोसेसेस हुए, जिसके कारण जंगलों के ऊपर, दबे हुए जंगलों के ऊपर मिट्टी की एक परत, फिर दूसरी परत, फिर और परत, परत पर परतें चढ़ती गई और वो जंगल नीचे दबते गए, दबते गए, दबते गए। ठीक है। अब उनके ऊपर जब मिट्टी की इतनी परतें चढ़ गई तो वहाँ पे अंदर हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया, अंदर ही अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। तो उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयले में बदल गए, कोल में बदल गए। पर इतना टाइम लगा उनको बनने में, और अब वो खानों के रूप में वहां से खोद खोद के निकाल रहे हैं। तो सोचो दोबारा तो अब कोयला नहीं बन सकता ना, इतने साल चाहिए बनने के लिए, वो भी तब, ये तो नेचुरल प्रोसेस से बना है, जब खुद प्लांट्स जो है वो नीचे दब गए थे। तो ये दोबारा बनना इसका इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो इसलिए ये एग्जॉस्टिबल है, सीमित है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब कोल में मैक्सिमम जो है वो कार्बन होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कोयले में ज़्यादातर जो है वो कार्बन ही होता है। तो क्योंकि डेड वेजिटेशन धीरे धीरे कार्बन में बदल गई, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनिजेशन, कार्बनिजेशन। ठीक है। यानी कि डेड वेजिटेशन, प्लांट्स जब कोयले में बदल जाते हैं, सो दैट प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, और हिंदी में कार्बनीकरण इसको कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोयला बना। अब जो कोल बना, कोल, ठीक है, जब कोल को गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, क्योंकि कोयल में कार्बन होती है मैक्सिमम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसे जलाया जाता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है। ये देखिए कोयले की खानें बताई हुई हैं आपकी बुक में, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। वो जो हम लाते हैं घरों में अंगीठियों में सेकने के लिए, वो कोक है, वो कोक है, दैट इज, वो कोयले से ही बनी है, कोल से ही बनी है। मतलब कोल को प्रोसेसिंग जब किया जाता है इंडस्ट्री में तो उससे हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 कोक, कोल से ही मिलता है। नंबर 2 कोल टार, एंड नंबर 3 कोल गैस। ये 3 चीज़ें हमें कोल से मिलती हैं। तो कोक क्या है, जो हम सेकते हैं, जो कोयला हम घरों में लाते हैं, वो कोक है। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। उसे कैसे बनाया जाता है, कोल को भट्टियों में गर्म करते हैं, ठीक है, एयर की एब्सेंस में, तो उसके कारण वो कोक में बदल जाता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योर फॉर्म है, कार्बन इसमें प्योर फॉर्म में और बहुत अधिक मात्रा में होता है। और कोक का यूज़ बहुत सी इंडस्ट्रीज में होता है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में, और स्टील इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। सेकंड जो हमें प्रोडक्ट मिलता है कोल से, वो है कोल टार। कोल टार आपने देखा होगा, एक गाढ़े रंग का ब्लैक लिक्विड होता है जो सड़कों पर डालते हैं, है ना, देखा है ना। तो ये भी हमें कोल से ही मिलता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये। ठीक है। एंड
ये कोल टार जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज बनाने में यूज़ होता है, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल, छत का सामान बनाने में इसका यूज़ होता है। इवन जो आपकी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, फिनाइल की गोलियां जो आप कपड़ों में डालते हो इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए, उनको बनाने में भी कोल टार का यूज़ होता है। तो आजकल कहता है कि कोल टार की जगह बिटुमिन का यूज हो रहा है। बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम से मिलता है बिटुमिन, एंड इट इज यूज्ड इन मैटलिंग द रोड्स। आजकल सड़कों को बनाने में कोल टार की जगह बिटुमिन का यूज होता है। ओके, उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट जो हमें कोल से मिला वो है कोल गैस। तो मैंने आपको बताया ना, कोल से जब कोक बनाते हैं भट्टियों में गर्म करके, उस टाइम एक गैस भी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। तो कब रिलीज होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से कोक बनाते समय कोल गैस यूज होती है। और कोल गैस जो है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होती है एज अ फ्यूल। फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है, इससे एनर्जी लेने के लिए, इससे हीट ऊष्मा लेने के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। ओके, थैंक यू।